हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 20 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की फर्स्ट न्यूज़ है राज्यसभा पोल्स के बारे में, राज्यसभा इलेक्शन के बारे में। सिंधिया दिग्विजय पोस्ट इजी राज्यसभा पोल्स विक्ट्रीज। तो राज्यसभा के जो इलेक्शन है वो 19 जून को करवाए गए, जिसमें 2020 में कुछ मेंबर्स को राज्यसभा के लिए इलेक्ट किया गया। 2020 के जो राज्यसभा इलेक्शन है ये नॉर्मली इनडायरेक्ट तरीके से करवाते हैं। राज्यसभा अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, और इसके इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाती है। और स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा इनडायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। तो टू इलेक्ट न्यू मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर ये इलेक्शन करवाए गए। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो नॉर्मली एनुअली देखा जाता है, और जब भी राज्यसभा में वैकेंसीज खाली होती हैं तो उसके बेसिस पे उनको फिल करने के लिए ये इलेक्शन करवाए जाते हैं। 2020 में 73 टोटल वैकेंसीज थी राज्यसभा में, जिसमें से 55 सीटों पे इलेक्शन मार्च 26 तक करवा लिए गए थे। यानी कि लॉकडाउन से पहले ये इलेक्शन हो गए थे। कुछ सीटों पे इलेक्शन बचे थे जो लॉकडाउन के कारण नहीं करवाए जा सके, और लॉकडाउन के बाद उनको पोस्टपोन किया गया और उनकी डेट 19 जून 2020 को रखी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जितने भी आउट ऑफ 55 के अलावा जितने भी बचे थे उनके इलेक्शन अभी करवाए गए। तो यहाँ पर राज्यसभा इलेक्शन और राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यसभा जो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, ये अपर हाउस होता है इंडिया की पार्लियामेंट का। इट करेंटली हैज़ मैक्सिमम ऑफ 245 मेंबर्स। राज्यसभा में 245 मेंबर होते हैं, जिसमें से 233 मेंबर आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर्स होती है, उन लेजिस्लेचर के मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के जो मेंबर है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों है? बिकॉज राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते, ये लोगों के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, इसलिए इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ जिन स्टेट के साथ साथ जिन यूनियन टेरिटरीज़ में लेजिस्लेचर होती है यानी कि असेंबली है, उन असेंबली के मेंबरों के द्वारा भी इस राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है। और इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू ओपन बैलेट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू राज्यसभा के इलेक्शन इलेक्ट किए जाते हैं। इसमें से 233 मेंबर्स का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की असेंबली हाउसेस के द्वारा किए जाते हैं, और बाकी बचे 12 मेंबर। तो इन 12 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता है। इनको इलेक्ट नहीं किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। और ये नॉमिनेट करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो राज्यसभा कैन अपॉइंट 12 मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो ये जो 12 मेंबर राज्यसभा अपॉइंट करते हैं ये कुछ फील्ड के लोग हैं जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया हो, अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हो फॉर द कंट्री। और वो फील्ड कौन कौन से? वो फील्ड है आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में अगर किसी ने बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश लेवल का काम किया हो तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट देम आउट ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। तो 233 प्लस 12 मिला के 245 मेंबर चुने जाते हैं राज्यसभा में। टोटल मेंबर है राज्यसभा के 245 मेंबर। सिट फॉर स्टैकर टर्म लास्टिंग 6 ईयर्स। तो एक मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और इनमें से 1/3 मेंबर हर दूसरे साल के बाद रिटायर भी होते हैं। तो जो 1/3 मेंबर है, 233 मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं उनमें से 1/3 मेंबर हर दूसरे साल के बाद रिटायर होते हैं। नॉर्मली ये प्रोसेस जो है देखी गई है। तो राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस हाउस है, इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता राज्यसभा, अनलाइक लोकसभा। लोकसभा
हर 5 साल में डिसॉल्व होता है, 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं और नए मेंबर चुन के आते हैं। लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये कंटिन्यूअस और रेगुलर हाउस है। तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता, ये रेगुलर चलने वाला हाउस है। और लोकसभा डिसॉल्व होता है, 5 साल में इलेक्शन करवाए जाते हैं लोकसभा को चुने जाने के लिए। ये दो मेन डिफरेंस है राज्यसभा और लोकसभा में। Rajya Sabha meets in continuous session, unlike Lok Sabha being the lower house of parliament. Rajya Sabha, which is upper house of parliament, is not subjected to dissolution. However, Rajya Sabha, like Lok Sabha, can be prorogued by president. राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोरोग किया जा सकता है, यानी कि इनके सेशन को एंड किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, प्रेसिडेंट भी इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज ये कंटिन्यूअस हाउस है, रेगुलर चलने वाला हाउस है। केवल इसके मेंबर हर दूसरे साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। जो राज्यसभा में चुने जाने के लिए क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। राज्यसभा में चुने जाने के लिए क्वालिफिकेशन आर्टिकल 84 बताता है। आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहाफ बाय इलेक्शन कमीशन। उसे एक ओथ और अफर्मेशन लेना पड़ता है एज पर 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसे ओथ ऑफ अफर्मेशन लेना पड़ेगा और इंडियन सिटीजन होना ही पड़ेगा। तो एक बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है इसमें कम से कम जो एज है वो 30 ईयर्स की होनी चाहिए। आर्टिकल 84 ऑफ इंडिया बोलता है कि दैट मेंबर शुड बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड जो राज्यसभा के लिए चुना जाना है। इसके अलावा प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए। और चौथा है नॉट बी ए सब्जेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट। वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, दैट इज ही और सी शुड नॉट बी इन डेट that he or she is not capable of repaying in current manner and should have ability to meet or her फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, किसी डेट में फंसा हुआ नहीं होना चाहिए, अपने जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट कर सके, इतना उसका फाइनेंशियल एबिलिटी होनी चाहिए। पांचवा जो इसका क्राइटेरिया है वो है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वो पर्सन किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हुए नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। और छठा है अनसाउंड माइंड का वो पर्सन नहीं होना चाहिए। ही शुड पजेस नॉर्मल लेवल ऑफ माइंड पजेस सच अदर क्वालिफिकेशन। इसके अलावा बाकी क्वालिफिकेशन जो इंडियन पार्लियामेंट के किसी लॉ के तहत डिफाइन की गई है वो क्वालिफिकेशन भी उस पर्सन के पास होनी चाहिए बिफोर इलेक्टिंग टू राज्यसभा। इन एडिशन 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ वेरियस फील्ड सच एज आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर। तो ये सारी डिटेल हो गई राज्यसभा इलेक्शन की और जो मेंबर चुने जाते हैं उनके क्वालिफिकेशन की। सेकेंड न्यूज़ है नो आउटसाइडर ऑन इंडियन टेरिटरी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अभी गालवान रिवर वैली में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें 20 इंडिया के जवान और चाइना के भी काफ़ी जवान मारे गए थे, वो उस इंसिडेंट को लेकर ऑल पार्टी मीट बुलाई और उस पार्टी मीट में जो इंडिया का गालवान रिवर वैली को लेकर गवर्नमेंट के पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको ऑल पार्टी मीट में बताया और पूरी कंट्री को बताया। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया की टेरिटरी में कोई भी अभी चाइनीज़ या कोई आउटसाइडर अभी के टाइम में नहीं है। नो आउटसाइडर वॉज इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख नॉर हैड एनी बॉर्डर पोस्ट ऑफ इंडियन आर्मी बीन कैप्चर्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। तो किसी भी फोर्स ने ना तो कोई बॉर्डर पोस्ट अभी ऑक्युपाई कर रखी है, ना ही कोई चाइनीज़ या कोई आउटसाइडर इंडिया की टेरिटरी में है। इसके साथ ही साथ ये जो चाइना की तरफ से इंसिडेंट हुआ इसमें कोई इंटेलिजेंस फेलियर भी नहीं हुई है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और ये चाइना की तरफ से प्रोवोकेटिव एक्ट था और इसका जो रीज़न माना जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये माना जा रहा है कि जो बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ यानी कि रोड्स और जो हाईवेज़ ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ के और ज़्यादा बेटर तरीके से इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसके कारण पेट्रोलिंग इंडियन जवान्स की बढ़ रही है। तो इंक्रीज पेट्रोलिंग बाय इंडियन फोर्सेस के कारण जो ये क्लासेस की कंडीशन है, ये फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इंटेंसिव पेट्रोलिंग ड्यू टू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई लाइंस हैज़ रेज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच क्लासेस। तो इंडिया की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाई जा रही है बॉर्डर में, उसके कारण इंडियन जो जवान हैं उनकी पेट्रोलिंग बढ़ रही है, जिससे ये जो क्लासेस हैं उनकी कंडीशन काफ़ी बढ़ गई है। तो ये बात बताई गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल पार्टी मीट में और पूरी कंट्री।
चाइना लेज क्लेम टू इंटायर गालवान वैली। अब चाइना ने पूरी गालवान वैली को अपने जुरिस्डिक्शन में बताया है और पूरी गालवान वैली को क्लेम कर रहा है चाइना। तो धीरे धीरे चाइना अलग अलग टेरिटरी, नई नई टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में मिलाना चाह रहा है और इस तरह तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर किसी को भी अपनी टेरिटरी का पार्ट बोल सकता है। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसका कहना है कि पूरी गालवान वैली उसके टेरिटरी में आती है। गालवान वैली इज लोकेटेड ऑन चाइनीज साइड ऑफ LAC इन वेस्टर्न सेक्टर ऑफ इंडो साइनो बॉर्डर। तो ये एक नया क्लेम है चाइना का। चाइना इज़ मेकिंग न्यू क्लेम टू LAC एरिया। ये इंडियन ऑफिसर्स के द्वारा भी बोला गया और चाइना के द्वारा ये जो बात बोली गई ये बिल्कुल भी इंडिया के अकॉर्ड के अगेंस्ट है। इंडिया और चाइना के बीच जो भी अकॉर्ड हुआ है और जो LAC डिफाइन की है उसके अगेंस्ट है। तो चाइना चाहता है कि जो भी स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग वो धीरे धीरे अपनी पावर दिखा के अपनी बॉर्डर में मिला ले। और इसी तरह की स्ट्रैटेजी चाइना अपने बाकी बॉर्डर एरियाज़ की कंट्री के साथ भी करता है। द वैली गालवान रिवर वैली, द LAC रन्स ईस्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गालवान एंड सियोक रिवर। ये एक फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। गालवान रिवर वैली जो है वो LAC इसके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रन्स ईस्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गालवान एंड सियोक रिवर। अब नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। कल के डेट में टोटल नंबर ऑफ़ न्यू केसेस इंडिया में 11,188 देखे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स 297 हो गई हैं। और इस डेटा के साथ इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन है वो 3,96,000 से ज़्यादा हो गए हैं। 3,96,000 से ज़्यादा केसेस अभी इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। तो करीब करीब कल माना जा रहा है कि ये 4,05,000 से ज़्यादा केसेस हो जाने वाले हैं। इनमें यहाँ पर कुछ ग्राफ बताए गए हैं जिन स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोविड-19 का जो इंक्रीजिंग रेट है वो काफ़ी हाई है। वो स्टेट है तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यूपी। तो अभी जो करंट रेट है कोविड-19 का वो इन स्टेट्स में काफ़ी हाई देखा जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पेज नंबर 8 पे। नोटिस टू गवर्नमेंट ओवर पेंशन सैलरी एंड ऑर्डिनेंस। तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी तेलंगाना गवर्नमेंट के एक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट। ये ऑर्डिनेंस क्या बोलता है? इस ऑर्डिनेंस के थ्रू तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो भी पेंशनर है उनकी सैलरी और जो भी अभी करंट एम्प्लॉयज़ पेंशनर की जो पेंशन होती है और जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी को रोक दिया था ड्यू टू कोविड-19। तो उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की गई तेलंगाना हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पूछा है, एक तरह से रिपोर्ट मांगी है कि जो भी ऑर्डिनेंस है by government, it empowers the government to defer payment of pension and salaries of retired and serving employees। तो उसके बारे में यहाँ पर इस पिटीशन के बारे में बोला गया है। तो ये जो ऑर्डर है या ऑर्डिनेंस है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू लिया गया है। इसका जो बेस है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने जो भी पेंशनर हैं, जो भी करंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशनर एंड सर्विंग एम्प्लॉयज़ बाय डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लेजिटिमेट पेंशन एंड सैलरीज। तो ऐसी बात यहाँ पर इस पिटीशन में बताई गई है। तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत आता है और कौन सा आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस की पावर देती है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर डेराइव पावर अंडर आर्टिकल 213 टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। तो 213 आर्टिकल है जो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो ऑर्डिनेंस ला सके। और इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। तो 123 आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और इसी को अगर रीसफल कर देंगे हम 213 तो ये आर्टिकल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्डिनेंस के बारे में कोई क्वेश्चन आता है। तो 123 हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 213 यानी 213 हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर।
नेक्स्ट न्यूज़ है सैटेलाइट इमेजेस सजेस्ट इंक्रीज चाइनीज एक्टिविटीज़ एट बॉर्डर बिफोर क्लैश। तो 15 और 16 जून के बीच जो रात थी उसमें काफ़ी ब्लडी क्लैशेस इंडिया और चाइना के बीच जो देखे गए, उस क्लैश से पहले की सैटेलाइट इमेज को देखने के बाद ये पता चलता है कि चाइना की तरफ से इस तरह की जो क्लैश की ऑलरेडी बड़े लेवल पर प्रिपरेशन की जा रही थी। काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ एक्टिविटीज़ देखी गई बॉर्डर एरियाज़ में जहाँ पर क्लैश हुआ, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर बड़े संख्या में चाइनीज़ सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे थे। तो चाइना कहीं ना कहीं रेडी था ऐसे क्लैश के लिए, और चाइना की तरफ से ये एक इंटेंशनल एक जो इंसिडेंट है वो माना जा सकता है। इंडिया और चाइना की जो टोटल बॉर्डर है वो है 4056 किलोमीटर का। इंडिया और चाइना का अगर हम टोटल बॉर्डर की बात करें तो 4056 किलोमीटर का, जो 3 सेक्टर में विभाजित है। कौन कौन से सेक्टर? वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। सो टोटल इनकी जो लेंथ है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर की जो लेंथ है 4000 किलोमीटर से कम है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है टोटल लेंथ उसकी 4056 किलोमीटर है। तो 4056 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना रन्स थ्रू ग्लेशियर्स, स्नो डेजर्ट, रिवर्स इन द वेस्ट टू थिकली फॉरेस्टेड माउंटेन इन द ईस्ट। तो वेस्ट में तो रिवर काफ़ी हैं वेस्टर्न बॉर्डर में, और ईस्टर्न बॉर्डर की साइड बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं इंडिया और चाइना के बॉर्डर के अलोंग। अगर हम गालवान रिवर वैली की बात करें तो गालवान रिवर वैली इज़ एन एरिड इनहॉस्पिटेबल एरिया वेयर सम सोल्जर्स आर डिप्लॉयड ऑन स्टीप रिजेस। तो काफ़ी रिजेस टाइप की जो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ऊंचाई वाले पहाड़ हैं जिन पे चढ़ना भी बहुत मुश्किल है, स्टीप जिनका स्लोप बहुत ही ज़्यादा वर्टिकल है। तो स्टीप रिजेस हैं, यहाँ पर सैनिक तैनात हैं गालवान रिवर वैली की सेफ्टी के लिए। इट इज़ कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट लीड्स टू अक्साई चिन और डिस्प्यूटेड प्लेट्यू क्लेम्ड बाय इंडिया बट कंट्रोल्ड बाय चाइना। तो अक्साई चिन का एरिया जैसे हम पहले भी बात कर चुके थे, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वो इस तरह से यहाँ पर मैप है। तो ये जो पार्ट है ये अक्साई चिन का एरिया, ये एक प्लेट्यू रीजन है, और अक्साई चिन के एरिए पे कंट्रोल करने के लिए इंडिया के पास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गालवान रिवर वैली की। तो एक्चुअल में ये कंट्रोल चाइना करता है, बिकॉज 1962 में चाइना ने इंडिया और चाइना के बीच की वॉर में इस एरिया को हड़प लिया था। लेकिन ये जो गालवान रिवर वैली का पॉइंट है इसके थ्रू इंडिया बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकता है चाइनीज़ सोल्जर्स की एक्टिविटीज़ को। तो इस कारण से चाइना ने पूरी गालवान रिवर वैली को अपने अब जुरिसडिक्शन में लेने के लिए बोला है। वो चाहता है, उसके हिसाब से ये पूरी गालवान रिवर वैली उसकी है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही चाइना इस वैली को क्लेम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल है, बहुत ही स्टीप रिच पे है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन में है, लेकिन इंडिया को ये एक तरह से एडवांटेज देता है इस वैली के इंडिया के जुरिसडिक्शन में होने के कारण। इंडियन सैनिक चाइनीज़ सैनिक से एक्स्ट्रा एडवांटेज में है, अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये यहाँ पर चाइनीज़ इंक्रीज एक्टिविटी की बात की गई थी सैटेलाइट इमेजेस के बाद को देख के। रसिया बिगेंस डिस्क्रीट मूव्स टू डिफ्यूज इंडिया एंड चाइना टेंशन। रसिया हैज़ लॉन्च्ड एन एनर्जेटिक बिहाइंड द सीन टू डिफ्यूज़ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो रसिया ने इंडिया और चाइना के बीच की जो टेंशन है उसको बातचीत के थ्रू सुलझाने के लिए एक ट्राइलेटरल RIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें इंडिया की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और चाइना के स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वैंग वी ने भी पार्टिसिपेट किया अलॉन्ग विथ रशियन काउंटर पार्ट। तो रसिया चाहता है कि इंडिया और चाइना दोनों बैठ के बातचीत से इस पर्टिकुलर मुद्दे को सुलझा ले, क्योंकि दोनों कंट्री रसिया के लिए एक फ्रेंडली नेशन की तरह काम करती हैं। अगर हम RIC ग्रुपिंग की बात करें, RIC एक फोरम है जिसको पूरा बोला जा सकता है रसिया इंडिया चाइना फोरम। ये एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है ऑफ रसिया, इंडिया एंड चाइना दैट हैज़ मेट एनुअली सिंस 2002। 2002 से हर साल RIC की मीट होती है और रसिया इंडिया चाइना इस मीटिंग को करते हैं। इन रिसेंट ईयर इट हैज़ फंक्शन एज ए कॉम्प्लीमेंट टू अदर फ्रेमवर्क इन्वॉल्विंग 3 कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग SCO। तो RIC एक तरह से बैकअप की तरह काम करता है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है, जो इंडिया, रसिया और चाइना 3 कंट्री किसी दूसरे ग्रुप में अगर हैं तो उस ग्रुप को भी बैकअप देने के लिए RIC काम करता है। तो यहाँ पर इंडिया और चाइना के जो कॉमन ग्रुप हैं RIC के अलावा है SCO, शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा जो ग्रुप है वो है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक्स। तो एससीओ और ब्रिक्स दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, रसिया और चाइना तीनों कंट्री आती हैं। तो यहाँ पर हम एससीओ को देख लेते हैं। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको शंघाई पैक्ट भी बोला जाता है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, एंड इसकी स्थापना 2001 में शंघाई, चाइना में की गई थी बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर फॉर्मली 2002 में साइन किया गया था, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003। इसमें इम्पॉर्टेंट ईयर है 2017, क्योंकि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल को एज ए फुल मेंबर ज्वाइन किया था। और ये जो मीट हुई थी, ये हुई थी अस्ताना, कजाकिस्तान में। तो अस्ताना, कजाकिस्तान में 2017 में एससीओ की मीट हुई, और इसी मीट में इंडिया और पाकिस्तान फुल मेंबर बने थे 9 जून 2017 को। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग। एससीओ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। इसको फाउंड किया गया था 15 जून 2001 में। अभी सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ और रसियन, और फाउंडर मेंबर हैं चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। एससी रिफ्यूजेस टू स्टे वर्क ऑन सेंट्रल विस्टा। तो अभी एक सेंट्रल विस्टा प्लान है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में एक नया पार्लियामेंट हाउस और उसके नियर बाई जितनी फैसिलिटीज़ हैं उसको डेवलप करना चाहती हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, और पिछले कुछ टाइम में इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, क्योंकि कंट्री ऑलरेडी कोविड-19 के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और गवर्नमेंट के द्वारा कोविड-19 के लिए बहुत जो फंडिंग की ज़रूरत थी, जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी, उसको बढ़ाने की बजाय इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ज़्यादा पुश कर रही थी, जिसकी वजह से इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में डिसाइड किया था कि इंडिया का जो नॉमिनेशन वर्ल्ड हेरिटेज सिटी टैग को लेकर दिल्ली के लिए किया गया था, उसको वापस लिया जाएगा। तो पहले डिकेड्स तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली जो एक हेरिटेज सिटी है, और ये कई सालों की, बेसिकली कई सेंचुरीज़ की आर्किटेक्चर को लिए हुए है, इस कारण से दिल्ली को एक हेरिटेज सिटी का टैग मिलना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की तरफ से। और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 2015 से पहले अप्लाई किया गया था यूनेस्को में, सो दैट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का टैग दिल्ली को दिया जाए, क्योंकि ये इम्पीरियल टाइम से, अगर हम बात करें सल्तनत पीरियड से, इंडिया की कैपिटल थी, और उससे भी पहले ये चंदेल के टाइम से 11वीं और 12वीं सदी से इंडिया की कैपिटल थी। तो एक बड़े लेवल पे हेरिटेज सिटी का टैग इंडिया को मिलना चाहिए। लेकिन 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली ये डिसाइड किया कि ये जो एप्लीकेशन दी गई थी यूनेस्को को, ये वापस ली जाए, और उसके बाद अभी दिल्ली का जो आर्किटेक्चर है और जो लैंड यूज़ है उसको चेंज करके सेंट्रल विस्टा जो प्लान लाया जा रहा है, इसके अगेंस्ट काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 2015 में ये जो टैग है ये वापस लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रांट फ्रॉम कोल माइन ऑक्शन अनसर्टेन। गवर्नमेंट ने कोल माइन के ऑक्शन की जो प्रोसेस है काफ़ी तेज कर दी है, और जो कोल माइंस घने जंगलों में हैं उनको भी ओपन करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के मूव को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उनका कहना है कि जो भी बेनिफिट्स हैं कोल माइनिंग के वो काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि कोल माइनिंग अगर घने जंगलों में और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज़ में भी की जाए तो उसके कारण नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बजाय उसके कि एनर्जी से कॉस्ट सेविंग की जाए। तो बेनिफिट्स ऑफ कोल मिनिस्ट्रीज प्रपोजल टू ऑक्शन 41 कोल माइंस आर अनसर्टेन। तो 41 कोल माइंस को ऑक्शन करने का जो डिसीजन कोल मिनिस्ट्री ने लिया है, उसके कारण जो बेनिफिट होने की उम्मीद है एनर्जी प्रोडक्शन के थ्रू, वो काफ़ी कम हो सकते हैं और उनके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इस ऑक्शन के थ्रू घने जंगलों में और जो डीप फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट है, उनको ओपन अप किया जाएगा फॉर कोल ब्लॉक्स, और इससे ट्रिपल डिजास्टर हो सकती है। और ये डिजास्टर जो है, एक
हैवी एनवायरमेंटल कॉस्ट आ सकती है। दूसरा, फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे अगर कोल माइनिंग करनी है डीप फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट का भी लॉस होगा, एनवायरमेंट का भी लॉस होगा। इसके साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ भी डिग्रेड होगी, तो ट्रिपल लॉस हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। इंडिया ने एक टारगेट रखा है 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल पे पावर डिपेंडेंसी है वो कम करने का टारगेट इंडिया ने रखा है। तो इंडिया हैज़ कमिटेड टू इंश्योर दैट फॉसिल फ्यूल कंट्रीब्यूशन नो मोर देन 60% ऑफ इट्स एनर्जी प्रोडक्शन। इंडिया में जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें 60% से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की हेल्प से नहीं किया जाएगा, यानी कि जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसमें से कम 40% तो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करेंगे। और ये 2030 तक की डेडलाइन है, और ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया की तरफ से डिसाइड किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 60% से ज़्यादा एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से नहीं किया जाना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू एनडीआरएफ गेट्स ग्रीन लाइट फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली एक प्रपोजल को अप्रूव किया है जिसमें अलाउ किया गया है इंडिविजुअल्स को और इंस्टीट्यूशंस को टू कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। अभी तक ये जो अप्रूवल है ये नहीं दिया गया था। अभी कोविड-19 के टाइम में एक नया फंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया। वो फंड क्या था? वो फंड था पीएम केयर्स फंड। और इससे पहले 1949 से एक फंड नेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन के लिए इमरजेंसी कंडीशन में नेचुरल डिजास्टर के केस में फंड इकट्ठा करने के लिए फंड बनाया गया था 1949 में। देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वो फंड है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो ये दोनों फंड है, लेकिन इन दोनों फंड को लेकर काफ़ी कंसर्न बताए गए पिछले कुछ दिनों में। पीएम केयर फंड और इस फंड के बारे में पीएमओ के द्वारा बोला गया कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इस कारण से इनके बारे में डिटेल नहीं दी जा सकती। तो अभी इसको देखते हुए लोग किस तरह से फंडिंग करें, और अगर फंडिंग करना चाहते हैं इमरजेंसी या नेचुरल डिजास्टर के लिए तो वो अब एनडीआरएफ के फंड में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल। तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है। एनडीआरएफ को सेटअप किया गया था अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 आया 2005 में, और 2004 में जो इंडियन ओशन में एक बड़े लेवल की सुनामी आई थी उसके बाद ज़रूरत लगी कि ऐसा कोई एक्ट पूरी नेशनल लेवल पे होना चाहिए। तो डिजास्टर की कंडीशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए एक एक्ट होना चाहिए, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। और उसके सेक्शन 46 के तहत एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को सेटअप किया गया है। इट इज़ मीन्ड टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पांस, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर एनी डिजास्टर सिचुएशन। तो अगर कोई डिजास्टर की कंडीशन बनती है, सिचुएशन बनती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको मीट करने के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए ये जो फंड है वो बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, IAEA पासेस क्रिटिकल रिजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के अगेंस्ट एक क्रिटिकल रिजोल्यूशन पास किया है, बिकॉज ईरान ने कुछ दिन पहले अपने कुछ न्यूक्लियर साइट्स को IAEA के लिए खोलने से मना कर दिया। और ये जो ईरान के द्वारा कदम लिया गया है ये यूएसए के सैंक्शन ना हटाने के कारण, और यूएसए का जो रवैया रहा है पिछले 3-4 सालों में ईरान के अगेंस्ट, उसको देखकर ईरान के द्वारा लिया गया है। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो भी यूनाइटेड नेशन के न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी IAEA के हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन, क्रिटिकल रेजोल्यूशन पास किया ईरान के अगेंस्ट, और 2012 के बाद ऐसा IAEA के द्वारा पहली बार किया गया है। रेजोल्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय यूरोपियन स्टेट एंड अर्जेस ईरान टू प्रोवाइड इंस्पेक्टर फ्रॉम IAEA to access to 2 sites in Iran to clarify whether undeclared nuclear activity took place there in early 2000s। तो ईरान अपनी 2 साइटों को खोले और वहाँ पर ये प्रूव करे कि उसके द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रोसेस नहीं की जा रही है। ये IAEA चाहता है और ईरान ने इसके लिए मना कर दिया था, इसीलिए ये जो पर्टिकुलर रिजोल्यूशन है वो पास किया गया है IAEA के द्वारा। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट सीक्स टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और ये इनहिबिट करता है, रोकता है किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन का मिलिट्री यूज़ को।
इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स। आईईए को एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, तो 1957 में आईईए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। अभी आईईए के हेड हैं राफेल ग्रोजी, मेंबर हैं इसके 171, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 29 जुलाई 1957 में। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, पावर आउटपुट डिक्लाइंस स्टीपली। अब जून महीने में पावर आउटपुट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। मई महीने में लॉकडाउन के बाद पावर आउटपुट बढ़ा था, लेकिन जून महीने में पावर आउटपुट में गिरावट देखी गई है। इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ जून फेल एट स्लाइटली फास्टर रेट देन इन मे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की बात करें तो कुछ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ इंडिया के बाकी स्टेट से ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइज स्टेट मेनली वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जो महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट्स हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात नॉर्मली टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर माने जाते हैं इंडिया में, और इसके साथ ही दिल्ली में भी इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत है वो काफ़ी हाई रहती है। पावर जनरेशन इंडिया में जो कोल से किया जाता है, हाइड्रो पावर से किया जाता है और बाकी सोर्सेज से किया जाता है, उसको अगर हम देखेंगे तो उस पूरे कॉम्पोजिशन में कोल का जो परसेंटेज है, पार्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। पावर जनरेशन फ्रॉम कोल, इंडियाज प्राइमरी इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल, कंटिन्यू टू फॉल इन जून। कोल्स contribution to overall electricity generation fell to 61.9% compared to 64%। तो 60% से ज़्यादा है अभी केवल कोल की अगर हम बात करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल में पढ़ा था कि इंडिया की जो इंडिया के द्वारा टारगेट रखा गया है 2030 तक, जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन 60% से कम करना है, अपने को 60% से कम करना है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो केवल फॉसिल फ्यूल में अगर हम कोल की बात करें तो कोल से इंडिया में 61.9% का प्रोडक्शन होता है। तो टोटल फॉसिल फ्यूल का टारगेट है 60% से कम होना, लेकिन अभी ये 60% से कम नहीं है 2020 में, और 2030 तक इसको कम करने की उम्मीद है। तो कोल की अगर हम बात करें तो 62% के करीब कंट्रीब्यूशन है केवल कोल का, और जितनी बिजली इंडिया में बनाई जाती है उसमें से 62% तो केवल कोल से ही बनाई जाती है। इसके अलावा हाइड्रो पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब 14% है। तो यहाँ पर ये बात कर ली हमने। अब लास्ट एक आर्टिकल है, स्केलेटन रिमेन्स ऑफ ए चाइल्ड फाउंड एट तमिलनाडुज कीलाडी एक्सकेवेशन साइट। तमिलनाडु में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एक्सकेवेशन साइट पर एक्सकेवेशन की एक्टिविटीज़ की जा रही थी, और उसी के काम में, उसी पार्ट में स्केलेटन रिमेन्स ऑफ ए चाइल्ड वर एक्सकेवेटेड फ्रॉम कीलाडी, पार्ट ऑफ 6th फेज ऑफ ऑनगोइंग एक्सकेवेशन इन द एंशियंट साइट ऑफ कीलादी। तो कीलादी एक एंशियंट साइट है जो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पर एक चाइल्ड के स्केलेटन मिले हैं। अब ये जो स्केलेटन मिले हैं, ये मेल है या फीमेल इसका पता अभी नहीं चला है। जेंडर ऑफ द स्केलेटन रिमेन्स विल बी डिटरमाइंड इन 2 days। और ये जो जेंडर है वो कैसे चेक किया जाएगा? जेंडर को चेक करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होगी प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग नीड्स टू बी कंप्लीटेड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द चाइल्ड। और एज और जेंडर ये दोनों डिटरमाइन किया जाता है कार्बन रेटिंग की प्रोसेस से, कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से। यहाँ पर एएसआई के द्वारा ये एक्सकेवेशन की प्रोसेस की जाती है। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, और ये इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है और अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। एंड दिस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री। इसको फाउंड किया गया था 1861 में, 1861 में अलेक्जेंडर कुनिंघम के टाइम, और अलेक्जेंडर कुनिंघम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। 1861 में इंडिया में वॉइसरॉय कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। 1861 में इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? इसका हेड ऑफिस जो है, एएसआई का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।